Hi humans, welcome back to Humanities. This is your psychology educator Asmi, and today we'll be starting with the second chapter of class 12 psychology, that is self and personality. अब सेल्फ क्या होता है एंड पर्सनालिटी क्या होता है, इन दोनों ही टर्म्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अगर हम बेसिकली समझाएं तो सेल्फ हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड हमारी पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. सेल्फ इज टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस मतलब वो एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में हम अवेयर हैं, हमें पता है, हमें उसकी नॉलेज है. तो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ डेवलप्ड सिंस द बिगनिंग. मतलब हमारे पैदा होते ही जो हमने एक्सपीरियंस करा, जो हमारे थॉट्स थे, जो हमारे फीलिंग्स थे, वो बनते हैं हमारा सेल्फ. ठीक है. एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द आइडिया ऑफ सेल्फ इमर्जेस एंड इट्स फॉर्मेशन बिगिंस. You all know that I'll be teaching class 12 psychology on this channel, but I have my own YouTube channel, Humanities Forum, where I'll be sharing my own secrets, tips and tricks and my journey with you all. So go right now and subscribe to Humanities Forum because I'm coming up with very exciting and informative videos for you all. अब होती हैं दो तरह की आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी मतलब सारे हमारी क्वालिटीज़ जो हमको दूसरों से अलग करती है, जो हमें डिफ़ाइन करती है, जैसे हमारा नाम, हमारी क्वालिटीज़, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, पोटेंशियलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, बिलीव्स हमारे, डू वी बिलीव इन गॉड और वी डू नॉट बिलीव इन गॉड. सो ये सारी चीज़ें हमें दूसरों से अलग करती हैं. सो ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, क्वालिटीज़ जो हमें दूसरों से अलग करती है, वो आती हैं पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर. सोशल आइडेंटिटी में वी लिंक आवर सेल्फ टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप. मतलब हमारा रिलीजन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रिलीजन एंड हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सो वी इंडिकेट आवर सोशल आइडेंटिटी. हमारे सेल्फ का डुअल नेचर होता है. हम उसको एज अ सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टर हमारा, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंस, क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो अगर हम बोले आई लाइक टू डांस, जिसमें हमारा सेल्फ है सब्जेक्ट. आई एम द वन हु लाइक्स टू डू थिंग्स परफेक्टली, इसमें हमारा सेल्फ है ऑब्जेक्ट. तो सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट. व्हेन यू से आई नो हु आई एम, द सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ नोअर. ठीक है. तो एज अ नोअर एंड ऑब्जेक्ट में समथिंग विच कैन बी नोन. सो एज अ सब्जेक्ट हमारा सेल्फ एक्टिवली इंगेज करता है इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एज एन ऑब्जेक्ट हमारा सेल्फ ऑब्जर्व होता है एंड इट कम्स टू बी नोन. ये बेसिकली सारा इस फ्लो चार्ट में मैंने समराइज करा हुआ है. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेल्फ की. जैसे हमारा पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी थी, वैसे ही पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ है. पर्सनल सेल्फ, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, हमारे बारे में. सो इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ. हमारी फ्रीडम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट्स, कंफर्ट, सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर रिलेटेड टू आवर सेल्व्स. सोशल सेल्फ इज़ रिलेटेड टू फैमिली एंड सोशल रिलेशंस. इसमें हमारे एम्फेसाइज होती है कॉर्पोरेशन, यूनिटी, सपोर्ट, शेयरिंग, एंड इसको हम फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं. Now comes the next topic, that is cognitive and behavioral aspects of self. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है. अब the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. कैसे हम अपने आप को देखते हैं, हम में कितनी काबिलियत है, कितनी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर. फर्स्ट इज़ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम होती है हम अपने आप को कैसे जज करते हैं, कि कितनी हमारी वैल्यू है, कितनी हमारी वर्थ है.
तो दैट वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। सो स्टडीज बताती हैं कि 6 to 7 ईयर्स तक हमारी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है इन दीज फॉलोइंग एरियाज: academic competence, social competence, physical और athletic competence and physical appearance। अब जिन स्टूडेंट्स की हाई सेल्फ एस्टीम होती हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं, एंड जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है उनका लो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ एफिकेसी, एंड सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आई कैन कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली, I have the ability to control my life outcomes. So a person who believes that he or she has the ability or behaviors required by a particular situation, तो उस person में होती है high self efficacy। अब ये जो self efficacy का notion है ये बेस्ड है बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी पर, एंड इसकी स्टडीज़ में बताया जाता है कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। Next is self-regulation, which is the ability to organize and monitor our own behavior। हम कैसे अपना behavior organize कर लेते हैं according to the situation, and the people who can change their behavior according to the demands of an environment are high on self-monitoring। सो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जिनमें बहुत हम प्रेशराइज हो जाते हैं, एंड हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, एंड दिस बिकम्स पॉसिबल थ्रू व्हाट इज़ कॉमनली नोन एज विल पावर। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल, मतलब लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि हमारी नीड्स की। तो हम बोलते हैं ना कि उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत है, वो अपने आप को कंट्रोल बहुत अच्छा कर लेती है, तो हम अपनी सेटिस्फैक्शंस को पूरा करने का हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब सेल्फ कंट्रोल की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं कुछ। वो टेक्निक्स क्या हैं? सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। अपने आप के बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है, जो हमें हेल्प कर सकता है टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सेकेंड आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब अपने आप को हमें समझाना है, अपने आप को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड इज सेल्फ री इन्फोर्समेंट में क्या होता है? रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम्स। मतलब अगर आपके एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए मूवी देखने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो यू गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट आता है कल्चर एंड सेल्फ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ कैसा है और इंडियन कल्चर में सेल्फ कैसा है। तो वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो इसमें बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप, ठीक है, और क्लियर डायकोटमीज है। डायकोटमीज मतलब क्लियर क्लासिफिकेशन है, सेपरेशन है, डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप एंड अदर, मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ देखें तो ये है हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जिसमें डिफरेंस है इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में। इंडिविजुअल मतलब हमारा सेल्फ, सो क्लियर डाइकोटमीज है। द सेल्फ एंड ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटिटीज, दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल मेंबर्स मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड इंडिविजुअलिस्टिक है वो, मतलब सब अपना अपना देखते हैं, एक इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है। इंडियन कल्चर की बात करें तो इसमें जो सेल्फ है इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय शिफ्टिंग नेचर ऑफ द बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप। जो बाउंड्रीज है बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप की वो शिफ्ट होती रहती है। मतलब आर सेल्फ एट वन मोमेंट एक्सपैंड्स टू फ्यूज विद अदर्स, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ कम्प्लीटली विड्रॉन। कभी कभार वो दूसरों को इंक्लूड कर लेता है, बट द नेक्स्ट मोमेंट वो एकदम कम्प्लीटली विड्रॉन हो जाता है एंड फोकस करता है अपने आप पर, इंडिविजुअल पर। इंडियन व्यू में क्लियर डायकोटमीज नहीं है। ये है हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर है। इसमें कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन होती है। जैसे वेस्टर्न में इंडिविजुअलिस्टिक थी, इंडियन में कलेक्टिविस्टिक होती है।
तो हमारे वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में डिफरेंस आ सकता है। तो हमें याद रखना है कि वेस्टर्न में बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है, इंडियन में बाउंड्री शिफ्टिंग नेचर की होती है। कभी वो कंप्लीटली इंडिविजुअल सेल्फ पे फोकस करता है एंड कभी वो दूसरों को इंक्लूड कर लेता है। वेस्टर्न में क्लियर डायकोटमीज है, इंडियन में क्लियर डायकोटमीज नहीं है। वेस्टर्न क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, बट इंडियन कलेक्टिविस्टिक है। अब हम अपना सेल्फ का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड persona। एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करें तो पर्सनालिटी इज बेसिकली द फिजिकल अपीयरेंस of an individual. When we find someone good looking, we automatically assume, हम ये सोच लेते हैं कि उसकी पर्सनालिटी भी चार्मिंग होगी, बट साइकोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। अब पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। पर्सनालिटी के अंदर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कॉम्पोनेंट्स आते हैं। लेमैन की लैंग्वेज में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस आती है, बट एक्चुअली में पर्सनालिटी के अंदर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट तरह से पर्सनालिटी एक्सप्रेस होती है। सो इट्स मेन फीचर डू नॉट ईजिली चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ पर्सनालिटी के फीचर चेंज नहीं होते। But personality is also dynamic in the sense that some features may change due to internal or external situational demands। मतलब वो डायनामिक भी है, जो उसके फीचर्स हैं वो चेंज हो भी सकते हैं। अब हमारी पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, इंटरैक्शनल अप्रोच, साइकोडायनामिक, पोस्ट फ्रॉइडन, बिहेवियरल, कल्चरल एंड ह्यूमनिस्टिक। इन सारी अप्रोचेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाइप अप्रोचेस, जिसमें 6 थ्योरीज हैं या 6 कैटेगरीज हैं ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहला है हिपोक्रेट्स, जो एक ग्रीक फिजिशियन थे एंड उन्होंने कैटेगराइज करा पीपल को इनटू 4 टाइप्स, दैट इज सैंग्वाइन, फेगलेग्मेटिक, मेलनकोलिक एंड क्लोरिक। सेकेंड है चरक संहिता, जिसमें क्लासिफिकेशन हुई है एज वट, पिट, कपा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स कॉल्ड त्रिदोषा। एंड इसमें हर एक टाइप का एक टेम्परामेंट है जिसको बोलते हैं प्राकृति। ये सारे नाम याद करने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने वाला एज सच है नहीं। थर्ड है टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन 3 गुणास, that is sattva, rajas and tamas. So sattva gun is cleanliness, truthfulness, duties. Rajas gun is intensive activity, desire for sense gratification. Tamas guna is anger, arrogance, depression. ये सारी आपको याद रखनी है। फिर फोर्थ आता है हमारा शेल्डन का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने यूज़ करा था हमारी बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट टू क्लासिफाई पीपल as endomorphic, mesomorphic and ectomorphic। So endomorphic का body type होता है fat, round and they are very relaxed, they are sociable। mesomorphic की body type होती है strong, musculature, rectangular, strong body build and temperament wise they are energetic and courageous। ectomorphic की बात करें तो they are thin, long, fragile and temperament type they are brainy, artistic and introverted। नेक्स्ट आती है यंग की थ्योरी, जिन्होंने क्लासिफाई करा है पीपल एज इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स आर दोज हु प्रेफर टू स्टे अलोन, दे अवॉइड अदर्स, दे आर विड्रॉन एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर सोशिएबल, आउटगोइंग, दे आर ड्रॉन टू ऑक्यूपेशंस दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विद पीपल। तो हमें पता है इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं। सिक्स्थ है फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, जिन्होंने क्लासिफाई करा है एज टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाले लोग आर सब्सेप्टेबल टू हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। They are highly motivated, impatient, they feel short of time, they are always in a great hurry, they are burdened with work। And type B है absence of type A वाले traits, मतलब they are not very motivated, they are patient, they are like they procrastinate। देन आता है मॉरिस, जिन्होंने क्लासिफाई करा है एज टाइप सी एंड टाइप डी।
Type C people are prone to cancer and they are cooperative, unassertive and they suppress negative emotion. टाइप डी की बात करें तो दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन हो सकता है। अब हम ट्रेट अप्रोच की बात करें तो ट्रेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। हर एक ट्रेट हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती है। ट्रेट्स स्टेबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं एंड जो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशंस होती हैं ट्रेट्स के वो हर एक इंडिविजुअल में डिफ़र करती है। ट्रेट अप्रोच में सबसे पहली थ्योरी है ऑलपर्ट की ट्रेट थ्योरी, जिसमें गॉर्डन ऑलपर्ट ने हमें 3 ट्रेट्स दिए, दैट इज कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। अब ये सारे ट्रेट्स क्या होते हैं? कार्डिनल की बात करें तो दे आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन की बात करें तो इट मीन्स द वे अ पर्सन रिएक्ट, ठीक है। तो ये हाईली जनरलाइज्ड है। हाईली जनरलाइज्ड मतलब कॉमन है। कार्डिनल ट्रेट्स मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं लोगों में। अब कार्डिनल ट्रेट्स होती क्या है? दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन इंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व। एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसी क्वालिटी जिसके अराउंड एक इंसान की पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस एंड हिटलर्स नाजिज्म, ये एग्जाम्पल है। अब महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस जो उनका गोल था, उनके अराउंड ही उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती थी। सेंट्रल ट्रेट की बात करें तो दे आर लेस परवेसिव इन इफेक्ट। लेस परवेसिव मतलब थोड़ी कम कॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है जितनी कार्डिनल ट्रेट्स है, थोड़ी कम कॉमन है, बट दे आर स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस and they are called central traits. These traits like warm, sincere, diligent, they are used in testimonial or job recommendation. Secondary traits, they are the least generalized characteristics. इसमें आता है likes mangoes और prefer ethnic clothes. तो these are the different types of traits जो हमें गॉर्डन ऑलपर्ट ने बताई थी। highly generalized, less pervasive and they are least generalized. सेकेंड थ्योरी अंडर द ट्रेट अप्रोच इज रेमंड कटेल की थ्योरी। रेमंड कटेल ने हमें 2 ट्रेट्स दिए थे, सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स। अब ये सोर्स ट्रेट्स हैं 16 प्राइमरी ट्रेट्स, ठीक है। दे आर स्टेबल एंड दे आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सोर्स ट्रेट्स मतलब प्राइमरी ट्रेट्स हैं, सबसे प्राइमरी लेवल पे यही है हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। सरफेस ट्रेट्स की बात करें सो दे आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द सोर्स ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट्स है हमारी प्राइमरी ट्रेट्स एंड वो जब इंटरैक्ट करती है तो बन के आती है हमारी सरफेस ट्रेट्स। अब रेमंड कटेल ने एक टेस्ट डेवलप करा था जिसका नाम है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर एंड इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड थ्योरी अंडर द ट्रेट अप्रोच इज आइंसिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 डिफरेंट डायमेंशंस बताए। सबसे पहले 2 डायमेंशंस आए थे एंड देन बाद में थर्ड डायमेंशन आया था। फर्स्ट डायमेंशन इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मतलब क्या होता है? People who are not very anxious, they are moody, they are touchy, restless, quickly lose control. एंड इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, इमोशनली दे आर वेरी स्टेबल, दे आर काम, दे आर इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड दे रिमेन अंडर कंट्रोल। सो इस डायमेंशन में दैट इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, हम इसमें बताते हैं कि एक इंसान का कितना कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। सेकेंड आता है एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोवर्ट्स दे आर वेरी पैसिव, क्वाइट, कॉशियस, रिजर्व्ड एंड एक्सट्रोवर्ट्स हमें पता है इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं, सोशिएबल होते हैं, दे लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल। सो इस डायमेंशन में हम चेक करते हैं कि एक इंसान कितना सोशली आउटगोइंग है या सोशली विड्रॉन है। अपने लेटर वर्क में आइंसिंक ने प्रपोज करा था थर्ड डायमेंशन, दैट इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। साइकोटिसिज्म मतलब वो लोग जो हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। सोशियबिलिटी मीन्स पीपल हु आर वेरी फ्रेंडली, फन लविंग, आउट गोइंग। सो दिस इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ आइंसिंक थ्योरी एंड इसमें आइंसिंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर एक टेस्ट भी है जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। इसका क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू know what this theory is all about.
सो इसको बनाया था पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने, एंड इसमें हमें 5 ट्रेट्स मिलते हैं. These are openness to experience, extraversion, agreeableness, neuroticism and conscientiousness. And ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? So openness to experiences में one who score high on openness to experience, they are very imaginative, they are curious, open to new ideas. But जो low score करते हैं वो होते हैं rigid. Second is extraversion. Extroverts तो हमें पता है क्या होते हैं, very socially active, assertive, outgoing, talkative. And on the opposite, people who are introvert, they are very shy. Third is agreeableness. So people who are high on agreeableness, they are very helpful, they are cooperative, friendly, caring. But on the other hand, those who are not like those who score low on agreeableness are hostile. Fourth is neuroticism. Neuroticism भी हम डिस्कस कर चुके हैं. They are unstable, anxious, worried, restless, moody, touchy. And on the other hand, people who score low on neuroticism, they are emotionally stable, which means they are well adjusted. Fifth is conscientiousness. अब इसका मतलब होता है कि people who score high on conscientiousness, they are achievement oriented, they are dependable. हम भरोसा कर सकते हैं उन पर, they are responsible, they are hard working. And उसके opposite, people who score low on conscientiousness are impulsive. तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो कि लो स्कोरर्स क्या होते हैं, हाई स्कोरर्स क्या होते हैं. सो अब हमने टाइप अप्रोच पढ़ ली एंड ट्रेट अप्रोच पढ़ ली. नाउ कम्स साइकोडायनामिक अप्रोच, जो सबसे बड़ी अप्रोच है, एंड इसको डेवलप करा था सिगमंड फ्रॉइड ने. सो सिगमंड फ्रॉइड एक फिजिशियन थे एंड ही यूज्ड हिप्नोसिस विच इज़ अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द साइकी, मतलब माइंड. सो एक इंडिविजुअल के माइंड को समझने के लिए ही यूज्ड हिप्नोसिस एंड टेक्निक्स सच एज फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस. फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में ह्यूमन माइंड के 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताई, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. कॉन्शियस जैसे मैंने पहले बताया था मीन्स बीइंग अवेयर. सो वो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर. प्री कॉन्शियस में वो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके हम अवेयर हो सकते हैं इफ़ वी अटेंड टू इट क्लोजली. तो इसके अंदर हमारे ड्रीम्स आते हैं. वी कैन बी अवेयर ऑफ देम ओनली इफ़ वी अटेंड टू देम क्लोजली. एंड अनकॉन्शियस में वो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके हम अनअवेयर हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमारा अनकॉन्शियस एक रिजर्वॉयर है ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स. अनकॉन्शियस में हमारे सारे आइडियाज़ हैं, विशेज़ हैं, सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस ओपनली एंड दे आर रिप्रेस्ड, विच लीड्स टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. दैट इज़ वाई फ्रॉइड डेवलप्ड साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर है जिसका एम होता है टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल टू आवर कॉन्शियसनेस, ताकि हम सेल्फ अवेयर हों एंड हम एक इंटीग्रेटेड मैनर में जी सकें. सो साइको एनालिसिस में हम अपने अनकॉन्शियस के रिप्रेस्ड मटेरियल को अपनी कॉन्शियस तक लाते हैं, हम उसके अवेयर होते हैं ताकि हम इंटीग्रेटेड मैनर में जी सकें. सो दिस इज़ एन आइसबर्ग. In this we have represented the 3 levels of our consciousness, that is conscious, pre-conscious and unconscious. Unconscious में traumatic experiences हैं, unfulfilled sexual desires, conflict, shameful thoughts, embarrassing thoughts हैं which are repressed. And इन्हीं repressed material को conscious में लाने के लिए psychoanalysis develop करा सिगमंड फ्रॉइड ने. Now comes the structure of personality. अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि हमारी पर्सनालिटी में 3 प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं. अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इद, ईगो एंड सुपर ईगो. इद इज़ द सोर्स ऑफ अ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी. हम बोलते हैं ना मेरी इंस्टिंक्ट से बोल रही है. इंस्टिंक्चुअल मतलब नेचुरल. सो उस इंस्टिंक्चुअल एनर्जी का सोर्स होता है इद. And it deals with the immediate gratification. Gratification मतलब satisfaction. In immediate satisfaction of 3 things, that is PSA, primitive needs, sexual desires and aggressive impulses, and it works on pleasure principle. ये याद रखना है.
ठीक है। एंड इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। सो ईद के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज़ द सोर्स ऑफ अ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। ठीक है, ये डील करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ 3 थिंग्स, PSA, primitive needs, sexual desires and aggressive impulses, and it works on pleasure principles. It also does not care about the moral values, societies or other individual. ईगो की बात करें, सो ईगो भी इद की तरह ही होती है. It also seeks to satisfy an individual instinctual needs, but in accordance with reality. And ego works on reality principle. सो वाइल इद हमारा डिमांडिंग होता है, अनरियलिस्टिक होता है एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल, हमारा ईगो इज़ वेरी पेशेंट, रीजनेबल एंड वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल. सुपर ईगो हमें बताता है कि वेदर ग्रेटिफिकेशन ऑफ आर नीड इज़ एथिकल और नॉट. It helps to control the id by internalizing parental authority through the process of socialization. सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हमें आइसक्रीम खानी है, इद बोलेगा टू जस्ट ग्रैब द आइसक्रीम एंड ईट इट, बट ईगो वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल. सो ईगो बोलेगा कि बिफोर ईटिंग द आइसक्रीम यू नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स. देन अगर हमने परमिशन मांग ली अपने पेरेंट्स से टू ईट आइसक्रीम, सुपर ईगो विल इंडिकेट दैट आर बिहेवियर वॉज मॉरली करेक्ट. नेक्स्ट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स. फ्रॉइड ने बोला कि पीपल अवॉइड एंजाइटी या फिर एस्केप फ्रॉम एंजाइटी बाय डेवलपिंग कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो द डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी. डिस्टॉर्टिंग मतलब चेंजिंग द रियलिटी. फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज़ रिप्रेशन, जिसमें हम वो थॉट्स या बिहेवियर्स जो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करते हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग होते हैं, दे आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस. बट जब हम कुछ हमारे डिज़ायर्स, हमारे विशेस, हमारी फीलिंग को हम रिप्रेस कर देते हैं, वी बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ व्हाट वी विश. हमको पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं. सो व्हेन वी से कि हमें नहीं पता हमने ये चीज़ क्यों करी, या फिर आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट, सम रिप्रेस्ड फीलिंग और डिज़ायर इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म इज़ प्रोजेक्शन, जिसमें हम अपने खुद के एट्रीब्यूट्स दूसरों में देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, देन मुझे लगेगा कि अदर पीपल आर एक्टिंग इन अ वेरी एक्सेसिवली अग्रेसिव वे टुवर्ड्स मी. वो मेरे साथ अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं. थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म इज़ डिनाइल, जिसमें पीपल टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी. अगर कोई इंसान है जिसको कोई बीमारी है एंड ही और शी टोटली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट, वो मानेंगे ही नहीं कि उन्हें वो बीमारी है, देन दैट डिफेंस मैकेनिज्म इज़ डिनाइल. फोर्थ इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें पीपल एक्ट ऑपोजिट टू देयर ट्रू फीलिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक जॉब चाहिए एंड मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया, बट आई फेल्ड दैट इंटरव्यू, सो मुझे वो जॉब नहीं मिल पाई. सो आफ्टर दैट आई विल से कि आई नेवर इवन वॉन्टेड दैट जॉब इन द फर्स्ट प्लेस. मुझे तो वो जॉब चाहिए ही नहीं थी. सो आई एम अडॉप्टिंग बिहेवियर दैट इज़ ऑपोजिट टू माई ट्रू फीलिंग. मुझे वो जॉब चाहिए थी, बट आई फेल्ड द इंटरव्यू, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल पाई. बट नाउ आई एम सेइंग कि मुझे तो वो जॉब चाहिए ही नहीं थी. दैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन. फिफ्थ इज़ रैशनलाइजेशन, एंड इसमें हम अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर को रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, सो आई विल से कि नेक्स्ट एग्ज़ाम मैं न्यू पेन से दूंगी एंड उन न्यू पेन से मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे. सो आई एम ट्राइंग टू रैशनलाइज माई बिहेवियर बाय असर्टिंग दैट आई विल डू मच बेटर विद द न्यू पेन्स. सो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. फ्रॉइड ने बोला कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है 5 स्टेजेस में. सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज. ओरल स्टेज में फोकस होता है माउथ पे. एक न्यू बॉर्न होता है, उसका प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर ही माउथ होता है, क्योंकि वहीं से माउथ से ही उसको फूड ऑब्टेन होता है, जिससे उसकी हंगर रिड्यूस होती है. उसको ओरल ग्रेटिफिकेशन कैसे मिलता है?
फीडिंग से, थम सकिंग से, बाइटिंग से, बैबलिंग से। एंड यही अर्ली मंथ में हमारी बेसिक फीलिंग्स अबाउट द वर्ल्ड इस्टेब्लिश हो जाती हैं। सेकेंड स्टेज है हमारा एनल स्टेज, जो होता है 2 to 3 ईयर्स तक। एंड इसमें द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहली डिमांड पेरेंट्स की होती है दैट द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल द बॉडीली फंक्शंस ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। इस स्टेज में एनल एरिया प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है। चिल्ड्रन दे एक्सपीरियंस प्लेजर इन मूविंग देयर बाउल्स। थर्ड आता है हमारा फैलिक स्टेज विच इज़ फ्रॉम 4 to 5 ईयर्स। एंड इसमें जो बच्चे होते हैं दे बिगेन टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, एंड दे ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ सेक्शुअलिटी एंड द सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में होता है लव फॉर द मदर and hostility towards the father. So a boy child loves his mother but they dislike their father. इसको बोलते हैं हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें गर्ल्स they have love for their father and they try to copy their mother, and they try to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting her father's affection. Fourth stage है latency stage, that is 7 to puberty. latency stage में हमारे sexual urges inactive होते हैं and हमारी जो energy है it goes towards the achievement related activities. Last and the fifth stage is genital stage, जिसमें a person attains maturity in a psychosexual development. तो इसमें we know how to interact with the opposite gender. We are sexually developed in this stage of personality development. फिक्सेशन क्या होता है? फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में बोला है कि कभी कभार a child fails to pass successfully from one stage to another stage, and इसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है at an early stage and successfully develop नहीं हो पाता. So if a child fails to pass successfully through a stage, it leads to fixation of that stage. So साइकोडायनामिक अप्रोच के बाद आती है हमारी पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। तो साइकोडायनामिक में फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज दी थी, बट उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की थ्योरीज दी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी फ्रॉइड की थ्योरी से। अब ऐसी हम 5 थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली है कार्ल यंग की थ्योरी, दैट इज एम्स एंड एस्पिरेशंस। इसमें यंग ने बोला कि ह्यूमन बींग्स आर गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस, नॉट ओनली सेक्स एंड एग्रेशन, जैसा फ्रॉइड ने बोला था। एंड उन्होंने अपनी खुद की एक थ्योरी बनाई पर्सनालिटी की, जिसका नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी। एंड इसमें बोला कि पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ कॉम्पिटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल rather between the individual and the demands of the society or between individual and reality. कार्ल यंग ने बोला कि पर्सनालिटी में ऐसे फोर्सेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी और द रियलिटी। नाउ उन्होंने ये भी बोला कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आर्केटाइप्स हैं या प्रीमॉर्डियल इमेज है। आर्केटाइप्स होते हैं मदर अर्थ या फिर गॉड। दे आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट दे आर इनहेरिटेड। सो कार्ल यंग ने आर्केटाइप्स का भी हमें कॉन्सेप्ट दिया। सेकेंड थ्योरी आती है केरन हॉर्ने की, एंड उन्होंने अडॉप्ट करा एक मोर पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ। उन्होंने सबसे पहले चैलेंज करा फ्रॉइड का ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इंफीरियर। फ्रॉइड ने अपनी स्टडीज़ में हमेशा मेल को कंसिडर करा था एंड फीमेल्स के एक्सपीरियंसेस को एकदम इग्नोर कर दिया था। इसलिए केरन हॉर्नेज ने सबसे पहले चैलेंज करा फ्रॉइड के ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इंफीरियर को। सो केरन हॉर्ने ने अपनी थ्योरी में बोला कि
हर एक जेंडर की कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं जो एडमायर कर सकते हैं, एंड कोई भी जेंडर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। केरन हॉर्ने ने ये भी बोला कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब पेरेंट्स अपने चाइल्ड के टूवर्ड्स इनडिफरेंट होंगे, डिस्करेजिंग होंगे, तो चाइल्ड इनसिक्योर फील करेगा एंड उसमें बेसिक एंजाइटी आ जाएगी। थर्ड थ्योरी है एल्फ्रेड एडलर की, एंड उनकी थ्योरी का नाम था इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बिहेवियर है पर्पसफुल होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट। जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं वो हमारा सोर्स होता है मोटिवेशन का, एंड दे प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। तो इसमें हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भी बात करी हुई है, विच अराइजेस फ्रॉम द चाइल्डहुड। हमें पता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि हम फील करते हैं कि हम दूसरों से कम हैं। सो दीज आर द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट which we suffer from, and in order to overcome this we need personal goals. फोर्थ थ्योरी आती है एरिक फ्रॉम की। उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी फ्रॉम अ सोशल ओरिएंटेशन। उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो होते हैं सोशल बींग्स, एंड दे कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। कैसे वो दूसरों के साथ रहते हैं, हाउ सोशल दे आर, हाउ दे बिहेव विद अदर्स, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स। उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स। जैसा मैंने बोला कि हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प्स इन बिल्डिंग आर पर्सनालिटी। फिफ्थ थ्योरी इज एरिक एरिक्सन की सर्च फॉर आइडेंटिटी, जिसमें उन्होंने हमें इम्पोर्टेंस बताई रैशनल एंड कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस की। एरिक एरिक्सन का आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ था। उसमें उन्होंने बताया था कि यंगस्टर्स के पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, विच विल गिव देम अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। तो हमारी लाइफ में एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें एक पर्पस मिलेगा लाइफ में, हमें पता होगा कि हमें आगे जाके करना क्या है, क्या बनना है। अब साइकोडायनामिक थ्योरीज ने फेस करे थे कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। दीज आर दैट द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड दे लैक अ रिगरस साइंटिफिक बेसिस। थ्योरीज में साइंटिफिक बेसिस कम है, एंड दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशंस। साइकोडायनामिक थ्योरीज में कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, एंड उनको साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए सबमिट नहीं करा जा सकता। एंड जैसा मैंने बताया था कि फ्रॉइड ने बस मेल्स को प्रोटोटाइप यूज़ करा है, एंड ही हैज़ इग्नोर्ड द फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आती है बिहेवियरल अप्रोच। इसमें हम पर्सनालिटी को समझते हैं ये देखकर कि एक इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्वायरमेंटल डिमांड्स को, हाउ ही और शी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंटल डिमांड्स। बिहेवियरल अप्रोच में डेवलपमेंट मतलब चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हमने एक न्यू बिहेवियर सीख लिया इन रिस्पॉन्स टू अ न्यू इन्वायरमेंट, एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आती है कल्चरल अप्रोच, जिसमें बोला जाता है कि अ पर्सन डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी in order to adapt to the ecological and cultural features of a group's life। जिस कल्चर में वो है उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में बच्चों को अर्ली एज में ही फ्रीडम दे दी जाती है टू मूव इनटू फॉरेस्ट एंड लर्न हंटिंग गैदरिंग स्किल्स। इससे वो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑटोनॉमस एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। बट इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बच्चों को सिखाया जाता है टू बी ओबीडियंट टू देयर एल्डर्स, छोटों का ध्यान रखना है उन्हें, एंड दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द ड्यूटीज़। सो अलग अलग सोसाइटीज़ में डिफरेंट बिहेवियरल क्वालिटीज़ लोगों को सिखाई जाती हैं, जिससे पर्सनैलिटी भी उनकी डेवलप होती है डिफरेंटली। नाउ द लास्ट अप्रोच इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसको डेवलप करा था कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने।
सबसे पहले कार्ल रॉजर्स ने दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। फुलफिलमेंट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फुलफिलमेंट मतलब हम अपने कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, टैलेंट को फुलेस्ट एक्सटेंट से यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो अब हमने सारी अप्रोचेस के बारे में पढ़ लिया, सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ लिया। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम असेस कर सकते हैं पर्सनालिटी को। सो पर्सनालिटी असेसमेंट होता है एक फॉर्मल प्रोसेस एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। टेक्निक्स हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बिहेवियरल एनालिसिस। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की बात करते हैं। इसमें गॉर्डन ऑलपर्ट वॉज द फर्स्ट वन हु सजेस्टेड कि हम एक इंसान की पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। इससे बने हमारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेजर्स हैं, ठीक है, एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करनी है उनको अपनी खुद की फीलिंग्स, एंड दे आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू। स्कोर्ड होते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में, एंड इट इज़ द आंसर्स आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स विच आर डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले है माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI, जिसको डेवलप करा था हैथवे एंड मैकिनली ने। सारे नाम्स याद होने चाहिए बिकॉज MCQs में सबसे ज़्यादा नाम्स पूछे जाते हैं। सो MMPI was developed by Hathaway and McKinley for psychiatric diagnosis, but MMPI was effective in identifying varieties of psychopathology. MMPI में 567 स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको आंसर करना होता है एज ट्रू और फॉल्स में। इस टेस्ट में 10 सब स्केल्स हैं, एंड इंडिया में मैलिक एंड जोशी ने MMPI को डेवलप करा है एज JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। सेकेंड इज़ आइंसिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जो हमने पहले आइंसिंग की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन के बारे में पढ़ा था। ये उसी का क्वेश्चनर है। तो इसमें वही सेम चीज़ है, डेवलप करा था आइंसिक ने। 2 डायमेंशंस थे, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, जिसको हमने न्यूरोटिसिज्म बोला था। तो दीज डायमेंशंस हैड 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तीसरा डायमेंशन आया जिसका नाम था साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म में जो हाई स्कोर करते हैं वो क्या होते हैं? हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल, एंड सोशेबिलिटी वाले कॉर्पोरेटिव एंड फ्रेंडली होते हैं। थर्ड इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ये डेवलप करा था रेमंड कटेल ने। रेमंड कटेल ने हमको सोर्स ट्रेट एंड सरफेस ट्रेट्स डेवलप करी थी जो हमने पहले पढ़ा है। सो 16 PF में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं एंड सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करता है टू स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ये यूज़ हो सकता है हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज अडल्ट्स के लिए भी, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग एंड वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सबसे पहला है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। सोशल डिज़ायरेबिलिटी मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा वो वाला आंसर चूज़ करेगा जो उसको लगता है सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर है। सेकंड है एक्विसेंस, मतलब द टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू सेइंग येस टू ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस का आंसर वो येस करेगा। थर्ड लिमिटेशन इज हेजिटेंट टू ओपन। सो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं सब्जेक्ट से, सो दे नो दे आर बीइंग असेस्ड फॉर पर्सनैलिटी, तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं एंड दे हेजिटेट टू शेयर देयर प्राइवेट फीलिंग्स। नेक्स्ट कम प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब जो हमारे सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स थे दे वर डायरेक्ट, बट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर इनडायरेक्ट and they help to uncover and assess the hidden, ungoverned, unconscious motives। जो हमारे unconscious में जो hidden है, repressed material है, उसको वो uncover करते हैं। तो projective techniques they are less structured and they allow the individual to project his or her feelings, desired needs onto that situation।
प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के कुछ फीचर्स होते हैं। स्टिमुलाई पुअरली डिफाइंड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जो सब्जेक्ट होता है ही और शी इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट और द मेथड ऑफ स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। तो सब्जेक्ट को कुछ पता नहीं होता। द पर्सन इज इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज़ नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर and each response is considered to reveal a significant aspect of personality। हर एक रिस्पॉन्स सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बताता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन बहुत लेंदी है एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव भी है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में सबसे पहले आता है रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसको डेवलप करा था हरमन रोशाक ने। इस टेस्ट में 10 इंक ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर। जैसे इस इमेज में है, एक पीस ऑफ पेपर पे हम इंक ड्रॉप करते थे एंड देन उस पेपर को फोल्ड करते थे ताकि ऐसी इमेज आए, एंड इसलिए इसको इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। सो दीज कार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली। अब जब ये कार्ड्स बन जाते हैं, अब 2 फेजेस में इनको एडमिनिस्टर करा जाता है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं हम परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें सब्जेक्ट्स को कार्ड दिखाए जाते हैं एंड उनसे पूछा जाता है कि इनको इस कार्ड में क्या दिख रहा है। सेकेंड फेज में होती है इंक्वायरी एंड उसमें एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि वाई, वेयर, ऑन व्हाट बेसिस वाज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड। उन्होंने वो रिस्पॉन्स क्यों दिया। नेक्स्ट इज द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, TAT, जिसको डेवलप करा था मॉर्गन एंड म्यूरे ने। सो इट इज़ अ लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड देन इंक ब्लॉक टेस्ट। इसमें 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं एंड एक ब्लैंक कार्ड होता है। हर एक पिक्चर डिपिक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा लोग इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, एक पिक्चर प्रिंट होती है एक कार्ड पे। अब ये सारे कार्ड्स एक एक करके सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करे जाते हैं एंड द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन विच इज़ प्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर कार्ड। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया गया है फॉर स्कोरिंग ऑफ TAT रिस्पॉन्सेज एंड इंडियन अडॉप्टेशन करी गई है बाय उमा चौधरी ऑफ TAT। नेक्स्ट इज पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इस टेस्ट में कार्टून लाइक पिक्चर्स होती हैं जो डिपिक्ट करती हैं सिचुएशंस वेयर वन पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटिंग अदर। तो सब्जेक्ट को पूछा जाता है कि व्हाट द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल डू नाउ। अब एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट or protecting the frustrating object or on a constructive solution of the problem. Parikh has adapted this test for use with the Indian population. Next is our sentence completion test and इस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं a number of incomplete sentences and हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कि आपको इन incomplete sentences की एक ending प्रोवाइड करनी है. So, it is held that the type of endings which are used by the subjects reflect their attitude, motivation and conflict. For example, my father is, my greatest fear is, I am proud of, the best thing about my mother is. So, जो भी ending हमारा subject in incomplete sentences को देगा, they will reveal the unconscious motivations of the subject. The last is draw a person test. एंड इसमें हम सब्जेक्ट को एक पेंसिल देते हैं, इरेज़र देते हैं एंड वी आस्क हिम और हर टू ड्रॉ अ पर्सन. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग द सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ एन ऑपोजिट सेक्स पर्सन. देन ड्राइंग्स बनाने के बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि एक स्टोरी बनाओ अबाउट द पर्सन एज इफ ही और शी इज़ अ कैरेक्टर इन अ नॉवल और प्ले. अब बात करते हैं बिहेवियरल एनालिसिस की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट के बारे में. इंटरव्यू इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी. इंटरव्यू सबको पता है क्या होता है. फेस टू फेस वी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन एंड इंटरव्यू 2 टाइप के होते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एक सेट प्रोसीजर फॉलो होता है. बट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर नॉट स्पेसिफिक
टू डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट अ पर्सन। एंड जिस वे में सब्जेक्ट अपने आप को प्रेजेंट करता है इंटरव्यू में एंड हाउ ही और शी आंसर्स टू द क्वेश्चन रिवील्स अ लॉट अबाउट हिज और हर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट कम्स ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर जो अनट्रेंड लोग नहीं कर सकते। केयरफुल ट्रेनिंग चाहिए होती है एंड एक फेयरली डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ ही हम बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनालिटी को असेस करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है फॉर द कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा। सेकेंड इज़ दैट साइकोलॉजिस्ट मेच्योर होना चाहिए। मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज़ प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा। थर्ड इज़ दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे कंटामिनेट द रिजल्ट। अब ऑब्जर्वर की प्रेजेंस की वजह से हमारे पर्सन का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है एंड गुड डेटा ऑब्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल रेटिंग्स एंड बिहेवियरल रेटिंग्स यूज़ होती है फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट इन एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। अब बिहेवियरल रेटिंग्स उन्हीं लोगों से ली जाती है जो असेसी को बहुत ही क्लोजली इंटीमेटली जानते हैं एंड दे हैव इंटरैक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जिसकी पर्सनालिटी असेस हो रही है उसको जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उसी से हम बिहेवियरल रेटिंग्स लेते हैं। सो इस मेथड की लिमिटेशंस क्या हैं कि सबसे पहले रेटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेट। मतलब एक अच्छी या फिर एक बुरी क्वालिटी या फिर कोई फीचर को लेकर एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को जज कर लिया जाता है विच इज़ रॉन्ग। इसको बोलते हैं हम हैलो इफ़ेक्ट, क्योंकि एक अच्छी या एक बुरी क्वालिटी को लेकर हम पूरी पर्सनालिटी एक पूरे इंसान को जज नहीं कर सकते। Second is that raters have a tendency to place individuals either in middle of the scale or in extreme positions। तो इसको बोलते हैं middle category bias या फिर extreme response bias। Next is nomination। Nomination को हम यूज़ करते हैं in obtaining peer assessment। इसमें भी हम उन लोगों के साथ इसको यूज़ करते हैं who have been in long term interaction और they know each other very well। नाउ नॉमिनेशन में लोगों से पूछा जाता है कि आपको एक या एक से ज़्यादा लोग चूज़ करने हैं विद होम दे वांट टू वर्क, दे वांट टू स्टडी एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर एक्टिविटी। देन उनसे पूछा जाता है कि दे आर ऑल्सो आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीज़न कि आपने वही इंसान चूज़ क्यों करा। नाउ उन नॉमिनेशंस के बेसिस पे हम पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं एंड बिहेवियरल क्वालिटीज़ एनालाइज करते हैं। लास्ट इज सिचुएशनल टेस्ट एंड ये टेस्ट हमें बताते हैं कि कैसे एक पर्सन बिहेव करता है अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। सो द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, विद पीपल हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग। सो एक रोल प्ले होता है जिसमें सब्जेक्ट को एक टास्क कंप्लीट करना है दूसरे लोगों के साथ, but those people are instructed to be non-cooperative and interfering. So guys, we have finally completed the second chapter of class 12 psychology. If you guys have any doubts or suggestions, please drop them in the comments. And don't forget to like, share and subscribe to Humanities. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning.